हेलो गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो फॉर मर्चेंट नेवी वीडियोस एंड शिप एक्सीडेंट एंड मिस्ट्रीज। तो टाइटैनिक शिप भाई, इसका ऐसा है कि इसके ऊपर लगभग मैं देखा जाए तो मैं बचपन से मैं 6 या 7 साल का था होगा, तब से मैं ये मर्चेंट नेवी फील्ड में ही इसी शिप की वजह से आया हूँ। मैं उस टाइम से मैं इस शिप के ऊपर लगभग देखा जाए तो पीएचडी कर चुका हूँ। बिकॉज ऐसे ऐसे अननोन फैक्ट्स है जिसको मतलब ओवर एग्जैजरेट कर चीज़ें बताई जा रही है थ्रू रील्स एंड थ्रू बहुत सारे, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटिसिपेटेड बैठे हुए ऑब्सेस्ड है टाइटैनिक के स्टोरी के साथ। तो मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ आज जो सुनकर मतलब होश उड़ जाएगा कि इस शिप को बहुत ईजिली वे में बचाया जा सकता था गाइस, बहुत आसानी से। इस शिप को इतना बड़ा मैरीटाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर जिसका आज भी लीगेसी हम लोग अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, ये पर्पल टैग इस शिप की वजह से ही दिया गया हम लोगों को, इंजीनियर्स को। तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो 3 ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि शिप को बहुत आसानी से बचाया जा सकता था। तो पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट एवर पॉइंट एंड बेसिक पॉइंट, जो सबसे बड़ा रीज़न है शिप के डिज़ास्टर का, वो था इसका स्पीड गाइस। तो राइट नाउ मर्चेंट नेवी में अभी क्या चल रहा है कि हम लोग जो फास्टेस्ट शिप्स भी चलाते हैं ना, वो शिप्स का भी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट होता है वो स्पीड लिमिट 21 नॉट्स होता है, 21 to 22 नॉट्स होता है। वो भी मोस्टली इसीलिए ताकि शिप्स जल्द से जल्द अपने पोर्ट तक पहुंचा दें। एंड मोस्टली ये जो शिप्स होती है ये मोस्टली कंटेनर शिप्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उतना स्पीड में भी तब चलता है जब हम लोगों को सोनार से पता चल जाता है एंड रेडियो कंट्रोल से पता चल जाता है कि सामने कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रैगल नहीं आने वाला है, ना कोई तूफान है, ना कोई आइसबर्ग है, ना कोई शिप्स खड़े हुए हैं। तब ये इतने स्पीड में इतने फास्ट लेवल पे चलाते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था, जस्ट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, उस टाइम पे सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए ये चीज़ किया गया। बिकॉज भाई वो ज़माने की वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव, सबसे लग्जूरियस शिप थी एंड सबसे बड़ी एंड सबसे पावरफुल शिप थी। तो भाई शिप का कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं है, ना बिल्डर्स का मिस्टेक है। ये मिस्टेक यहाँ पर क्या हुआ कि उस शिप को 22.3 या 22.7 नॉट्स पे उस शिप को भगाया गया था। फुल प्रेशर दिया गया था इंजन पर, फुल फोर्स दिया गया था, फुल लोड पे इंजन को चलाया गया था एंड 22.5 या 22.7 नॉट्स में उस शिप को भगाया गया था इस। तो वहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है कि उतने स्पीड पे अगर कोई एक एवरेज लेंथ वाली शिप एक 100 मीटर की शिप या 80 मीटर की शिप या 70 मीटर की शिप, उसको फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसको फिर भी शायद लगभग अपन रोक सकते हो, कंट्रोल रिवर्स इंजन को रिवर्स कर शिप को रोक सकते हैं। लेकिन 260 मीटर लेंथ की शिप, 260 मीटर लेंथ की, भाई एक फुटबॉल ग्राउंड पूरा उसके अंदर आ जाएगा, पूरा वानखेड़े स्टेडियम, 2-3 वानखेड़े स्टेडियम उसके अंदर आ जाएगा भाई। तो उतनी लंबी शिप, उतनी बड़ी शिप को इतने कम टाइम में आइसबर्ग देख लिया। आइसबर्ग से हिट करने के लिए इनके पास लगभग टाइम बचा हुआ था 1 मिनट 36 सेकेंड्स का। लिटरली देखा जाए तो 96 to 100 सेकेंड्स इनके पास थे वो शिप को वहाँ से मतलब रूट को चेंज करने के लिए, आइसबर्ग के रूट से हटाने के लिए। तो उतने सेकंड्स के अंदर इतनी बड़ी शिप को कंट्रोल करना, इसके स्पीड को रिड्यूस करना, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। एवरेज स्पीड उस शिप की 17-16 नॉट्स पे जानी थी, जो कि नहीं किया। अगर उतनी स्पीड पे होती तो डैम श्योर टाइटैनिक 100% वो आइसबर्ग पहुंचने से पहले ही अपना या तो रूट चेंज कर चुका होता या तो इम्पैक्ट कम होता, मतलब इतना फोर्स से इम्पैक्ट नहीं होता जिसकी वजह से जो रिवेट्स है, जो अपन मेटल के बोल्ट्स बोलते हैं, वो रिवेट्स खुलते हैं इस शिप के एंड उसके बाद ये शिप सेव्ड हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे डेंजरस रीज़न इसका ये था कि भाई अनकंट्रोलिंग स्पीड में ये शिप चल रही थी। सेकंड रीज़न जो अननोन रीजंस की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे रीजंस और भी है। रेडियो कंट्रोलर से मैसेज दिया गया था, कारपेथिया की तरफ से मैसेज दिया गया था शिप को कि सामने आइसबर्ग है, ये लोग मैसेज पूरा नेगलेक्ट करके जा रहे थे। बहुत सारे रीजंस और भी है, लेकिन ये थोड़ा सा गिमिकी रीजंस मैं बताता हूँ, जिससे मतलब एक बेसिक्स है, एक काइंड ऑफ इमेच्योर रीजंस जिसकी वजह से भाई ये डूबा है। दूसरा रीज़न ये है कि बाइनोकुलर्स होते हैं, दूरबीन। भाई हर शिप में बिना दूरबीन के चीज़ें हो ही नहीं सकती। बाइनोकुलर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे रेडियो, सोनार, ये सब टावर, रडार, ये सब नहीं था, ताकि सामने जो आ रहा है उसको वो पूरा का पूरा अपने सरकमफ्रेंस के अंदर में सेंस करे एंड कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा दे कि सामने ये ऑब्स्ट्रैकल्स आ रहे हैं, आइसबर्ग आ रहा है, सुनामी आ रहा है।
तो वो टाइम पे नहीं था, तो वो टाइम पे बाइनोकुलर्स ही यूज़ करते थे। तो वो उतनी बड़ी चीज़, उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ उस ज़माने की, बाइनोकुलर्स उस शिप के अंदर ही था, उस शिप के अंदर था। मुझे डोर भी याद है बिकॉज उस डिटेल्स के अंदर में उस एक आर्टिकल में दिया गया है, लाइक रूम नंबर D216 के अंदर में बाइनोकुलर्स रखे गए थे, लेकिन D216 का चाबी जिसके पास था वो बंदा पोर्ट में ही रह गया। वो बंदे को शिप के अंदर आना था, वो बंदा ड्यू टू सम रीजंस लाइक वो लेट हो गया, या बिकॉज साउथहैम्पटन के बेलफास्ट से शिप निकली थी जहाँ से वो बंदे को चढ़ना था, वो बंदा वहाँ से नहीं चढ़ पाया एंड चाबी भी उसी के पास रह गई एंड D216 रूम बंद रहेगी, जिसकी वजह से बाइनोकुलर्स भी अंदर रह गए। बाइनोकुलर्स अगर उनके पास होता, जो कि अपन जो बोलते हैं उसको क्रोनेस्ट, जहाँ से वो बंदे देख रहे थे कि आइसबर्ग कहाँ से दिख रहा है, जो सबसे फर्स्ट एवर विजनरी स्पॉट होता है जहाँ से लोग देखते हैं कि सामने से कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है या नहीं रह रहा, वो है क्रोनेस्ट। वहाँ से वो लोग उनके पास अगर बाइनोकुलर्स होता तो बहुत दूर से भाई आइसबर्ग को देख लेते, या तो शिप को रोक लेते या तो शिप्स के रूट को चेंज कर देते। तो दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिलिएस्ट मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से भाई शिप डूबी है। एंड कमिंग टू द थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ गाइस, मैं इस पॉइंट पर आने वाला हूँ जहाँ पर अपन लोगों को ये समझ में आएगा कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है, ये लिखा हुआ था तो ये चीज़ को अपन नहीं कर सकते, बट इफ़ अगर कैप्टन एक प्रॉपर एक ज़बरदस्त कैप्टन होता है, टाइम श्योर इतने एक्सपीरियंस के बाद उनको ये कैलकुलेशंस पता रहनी चाहिए कि इतनी स्पीड में इतने, बिकॉज डेक साइड एंड ऑब्वियसली मर्चेंट नेवी के फील्ड में जो भी लाइक ऑफिसर्स होते हैं वो मोस्टली मैथमेटिक्स उनको मतलब रटाया होना चाहिए। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए उनके लिए कि वो डे टू डे लाइफ में घोल कर पी रहे। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से, कैलकुलेशंस के हिसाब से जो फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, इवन कैप्टन, इन लोगों को ये पता होना चाहिए था कि इतनी स्पीड से जा रही है एंड वो किलोमीटर लाइक वो लेंथ होता है कि जितना आइसबर्ग है, जितना शिप है, उसके बीच का डिस्टेंस उनको तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा। एक अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स वो लोग निकाल देते थे एंड शिप के स्पीड के साथ कैलकुलेट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उतने कैलकुलेशंस कोई एक बंदा कैलकुलेशंस कर सकता, बिकॉज सब लोग शिप को रोकने में नहीं लगे थे, कोई एक बंदा कैलकुलेशंस कर सकता था। कैलकुलेशंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना सेकंड्स का टाइम लगता, 10 से 12 सेकंड्स का टाइम लगता है, बिकॉज हम लोग कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, हम लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। तो वो कैलकुलेशंस के रेस्पेक्ट पर अगर चलो, तो वो कैलकुलेशंस अगर करते तो उनको ये चीज़ पता चल जाती कि शिप नहीं टर्न होगा, और अगर शिप टर्न भी होगा इंक्लाइंड स्पेस पे, शिप टर्न के साइड पे हिट होने वाला है, क्योंकि क्या मैथमेटिक्स ऐसा ही होता है। ये मूवी आप लोगों ने देखा होगा, अजय देवगन की मूवी थी, वो फ्लाइट लैंडिंग करने वाली, मुझे मूवी का मे डे आई गेस, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है। तो वो मूवी में एक्चुअल रियल स्टोरी दिखाई गई कि उस बंदे ने टोटली कैलकुलेट किया कि अगर इतनी स्पीड से यहाँ पर ही उतारा गया, स्पॉट पे उतारा गया, तो ही फ्लाइट सेव हो सकती है। तो वो कैलकुलेशंस अगर वो लोग करते तो उनको करेक्ट पता चल जाता है कि शिप साइड पे हिट करने वाली है। साइड पे हिट करती तो चांसेस डूबने के 100%, 90 to 100% ज़्यादा रहते, बिकॉज साइड पे आज के ज़माने में जो शिप्स बनती है वो साइड पे जो हल होता है वो भी डबल हल होता है, लेकिन उस टाइम पे डबल हल वाली शिप नहीं है, डबल बॉटम वाली शिप है, नीचे मतलब नीचे शिप के नीचे 2 लेयर लगाए गए, लेकिन साइड पे 2 लेयर नहीं लगाए गए थे। तो वो साइड पे हिट करती, उनको ये चीज़ पता चल जाता है एंड वो लोग शिप को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और इम्पैक्ट उसका कम हो उतने ही में वो लोग प्रेशर करते, उतने ही में वो लोग जो भी कोशिश करते हैं कि शिप का स्पीड कम हो और इम्पैक्ट कम हो और शिप स्ट्रेटली आइसबर्ग से हिट करे, सीधा मारे आइसबर्ग को। क्योंकि अगर शिप सीधा आइसबर्ग को मार लेती, ज़्यादा से ज़्यादा शिप के सामने के 3 कंपार्टमेंट्स पूरे डैमेज हो जाते थे, बिकॉज शिप का स्पीड बहुत ज़्यादा था। और भाई टाइटैनिक मेरे हिसाब से बहुत भारी भरकम शिप थी, 48,000 GRT की शिप थी वो, तो वो डायरेक्टली सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आइस में मारने की वजह से क्या होता है कि सामने के 3 कंपार्टमेंट्स खाली हिट होते हैं। मे भी कुछ लोगों की जान जाती, बट 1500 लोगों की जान तो कतई नहीं जाती एंड शिप फ्लोट कर रहा होता डैम श्योर, बिकॉज सामने से मारने पर क्या होता है कि वाटर टाइट डोर्स होते हैं, वाटर टाइट डोर्स है सामने से पानी को अंदर आने से रोक देते, तो शिप सामने से कंपार्टमेंट भले ही इसका पिचक जाता, लेकिन डैम श्योर है कि वो शिप पानी में ज़रूर फ्लोट करता। तो दैट इज़ द point of mathematics, that is the reality of mathematics, that is the reality of consciousness। ये consciousness, immature consciousness बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें, ये unknown चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ राइट नाउ,
तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी है कि टाइटैनिक 2 पीस में 2 टुकड़े में कैसे डिवाइड हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस एक एक करके बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखो। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर व्हाट्सएप वगैरह में सब जगह पे शेयर मारो। जय हिंद।